मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग अनपढ़ और गवार बन गए। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से तमिलनाडु में कोविड आया। मतलब महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट सबसे ज्यादा करता है और उसे मिलता सबसे कम है। तो उनके लिए हम नुकसान क्यों करवाएं कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं। तो टारगेट सिर्फ यूपी और बिहार को ही क्यों किया जाता है। और जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आया यहाँ के लोग अनपढ़ और बेवकूफ बन गए, वो सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। जहाँ के लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है उन स्टेट्स के लीडर ऐसी नफरत फैला रहे हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन पॉलिटिकल स्टेप्स को समझें। नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। 18 जुलाई 2023 को देश की 28 पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर इंडिया अलायंस बनाती हैं ताकि 2023 के स्टेट इलेक्शंस और 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी को हराया जा सके। लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर में जो इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे वो शॉकिंग थे। बीजेपी का राजस्थान में गवर्नमेंट बनना एक्सपेक्टेड था, बट सरप्राइजिंगली सारे ओपिनियन पोल्स को गलत साबित करके बीजेपी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गवर्नमेंट बना ली और कांग्रेस ने तेलंगाना में बीआरएस को हराकर फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाई। बट ओपिनियन पोल्स के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस जीतने वाली थी। और जैसे ही रिजल्ट सामने आते हैं एक नैरेटिव शुरू हो जाता है, नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। प्रवीण चक्रवर्ती जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के डेटा एनालिटिक्स ब्रांच के चेयरमैन हैं, वो ट्वीट करते हैं द नॉर्थ साउथ बाउंड्री लाइन गेटिंग थिकर एंड क्लियरर। कार्ति चिदम्बरम ट्वीट करते हैं द साउथ। और ऐसे बहुत सारे लोग सिमिलर ट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं जहां नॉर्थ और साउथ को कंपेयर करा जा रहा था। लेकिन इन सब में सबसे कंट्रोवर्शियल ट्वीट था सलित त्रिपाठी का। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा ट्वीट करा था, लेकिन इसका गूगल ट्रांसलेशन हम आपको बता देते हैं। वो स्टेट्स जहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, जहाँ की महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, जहाँ की महिलाएं हाउसवाइफ ज़्यादा हैं, जहाँ ज़्यादा हिंदी बोली जाती है, जहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जहाँ के लोग सहनशील नहीं हैं, वो सारे लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और क्योंकि नॉर्थ में बीजेपी का थोड़ा डोमिनेंस है, इसलिए ये सारी क्वालिटीज नॉर्थ के लोगों में है। और साउथ में बीजेपी को वोट नहीं मिले तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत समझदार हैं। और सबसे खास बात यह है कि कुछ ही समय पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों से वोट मांगे जा रहे थे, उनकी तारीफ की जा रही थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, पूरे देश भर में सबसे कम बेरोजगारी का दर छत्तीसगढ़ में है। और जैसे ही इलेक्शंस का रिजल्ट सामने आया वैसे ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोग अनपढ़ और गवार बन गए। और नॉर्थ वर्सेस साउथ कोई नया नैरेटिव नहीं है, ये बहुत ही पुराना नैरेटिव है। दोनों रीजन के लोग एक दूसरे से थोड़ी नफरत करते ही हैं। बोला जाता है कि नॉर्थ बहुत इलिटरेट है, अंडर डेवलप्ड है, करप्ट है, और साउथ को देखो कितना क्लीन है, कितना डेवलप्ड है, कितना लिटरेट है। नॉर्थ में ईवीएम हैक हो रही है, साउथ में नहीं हो रही। और जहाँ भी ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता वहाँ कितनी बुरी तरह से बूथ कैप्चरिंग होती है ताकि वोट्स बदल दिए जाएं। बिहार और वेस्ट बंगाल में यही होता आया है। और 2017 में इलेक्शन कमीशन ने पूरे देश की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सबको चैलेंज करा कि आओ और ईवीएम को हैक करके दिखा दो, तब एक भी पार्टी सामने नहीं आई। देखो साउथ की मूवीज कितना अच्छा परफॉर्म करती हैं, लोगों को कितनी पसंद आती हैं। और बॉलीवुड मूवीज को देखो, अपना बजट भी रिकवर नहीं कर पा रही। थैंक्स टू शाहरुख खान, रणवीर कपूर एंड प्रभास, जिन्होंने नॉर्थ और साउथ के साथ कोलैबोरेशन करके मूवीज बनाई और पैन इंडिया मूवीज का कंसेप्ट क्लियर करा। लेकिन दुख की बात यह है कि जो डिबेट मूवीज से शुरू होकर मूवीज पर ही खत्म हो जानी चाहिए थी, वो रीजन, कल्चर और लोगों तक पहुंच गई। इनफैक्ट कोविड के टाइम भी तमिलनाडु के लीडर्स का कहना था कि नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स की वजह से तमिलनाडु में कोविड आया। ऑपरेशन गंगा जब लॉन्च हो रहा था, जिसमें यूक्रेन से इंडियन स्टूडेंट्स को रेस्क्यू किया जा रहा था, तब एम.के. स्टैलिन जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने डॉक्टर एस जयशंकर से रिक्वेस्ट करी कि तमिल स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जाए। और इस नॉर्थ वर्सेस साउथ के नैरेटिव में साउथ इंडिया के कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट इशूज हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट इशू है टैक्सेशन का। हर स्टेट टैक्स के रूप में जो भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है, वही पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट बजट के रूप में स्टेट्स को रिटर्न कर देती है। बट कितना रिटर्न करती है? तमिलनाडु को हर 100 रुपए देने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ 30 रुपए वापस मिलते हैं। यूपी को हर 100 रुपए देने पर 333 रुपए मिलते हैं और बिहार को 922 रुपए। अब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो इनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। और साउथ के लीडर्स का कहना है कि ये फाइनेंशियल डिस्क्रिमिनेशन है। For every 1 rupee of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives 1.79 rupee back from central taxes. Tamil Nadu puts 1 rupee and we get 30 to 35 paise back. So it's not the money that we begrudge, it's the lack of progress. It's like throwing money down a well. एक बार आप इंडिया की जीडीपी में साउथ इंडिया का कंट्रीब्यूशन देखिए। पूरे देश की सिर्फ 20% पॉपुलेशन साउथ इंडिया में रहती है, लेकिन उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन पूरे 31% का है। इसका मतलब सिर्फ 4 स्टेट्स इंडिया की जीडीपी का 31% हिस्सा होल्ड करते हैं और बदले में उन्हें वो दिया ही नहीं जाता जो वो डिजर्व करते हैं। और साउथ इंडिया के पॉलिटिकल लीडर्स का कहना है कि हमने तो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल कर ली, हमने तो डेवलपमेंट भी तेजी से करा, और नॉर्थ इंडिया स्पेशली यूपी और बिहार ऐसा नहीं कर पाए, तो उनके लिए हम नुकसान क्यों करवाएं।
बट क्या उनका ये आर्ग्यूमेंट सही भी है? बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र अकेला इंडिया की जीडीपी में 13% कंट्रीब्यूट करता है, जो किसी भी इंडिविजुअल स्टेट के कंट्रीब्यूट से बहुत ज़्यादा है। और महाराष्ट्र को हर 100 रुपये टैक्स देने पर सेंट्रल गवर्नमेंट से सिर्फ 7.7 रुपये मिलते हैं। मतलब महाराष्ट्र कंट्रीब्यूट सबसे ज़्यादा करता है और उसे मिलता सबसे कम है। तो क्या बजट का कैलकुलेशन ही गलत है? बिल्कुल नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उन स्टेट्स को ज़्यादा पैसा देना जरूरी है जो अंडर डेवलप्ड है। इसे आप ऐसा समझिए कि आप फैमिली के हेड हैं और आपके 2 बच्चे हैं। एक फाइनेंशियली स्टेबल है और एक बच्चा अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा। तो आप कौन से बच्चे को ज़्यादा पैसे देंगे? ऑब्वियसली उसे जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है। बस यही कंसेप्ट और कैलकुलेशन बजट के टाइम फॉलो होता है। और जब यही प्रॉब्लम है तो टारगेट सिर्फ यूपी और बिहार को ही क्यों किया जाता है, जबकि ईस्ट में जो स्टेट्स हैं उनको सबसे ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं? साउथ इंडियन स्टेट्स का दूसरा इशू है इमिग्रेशन। ये सच है कि लास्ट कुछ डिकेड्स में स्पेशली बिहार से बहुत सारे लोग माइग्रेट हुए हैं और साउथ इंडिया का कहना है कि इसकी वजह से हमारे स्टेट्स में डेमोग्राफिक चेंजेस होंगे। लेकिन एक बात यहाँ गौर करने वाली है कि बिहार से माइग्रेंट्स सिर्फ साउथ में ही नहीं जा रहे हैं, बल्कि महाराष्ट्र, दिल्ली और एनसीआर में भी जाते हैं। और सिर्फ बिहारी लोगों को माइग्रेट नहीं करता, बल्कि इस माइग्रेशन में बहुत बड़ा नंबर वेस्ट बंगाल का भी है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करी जाती। और इस माइग्रेशन से सिर्फ साउथ स्टेट्स को ही प्रॉब्लम क्यों है? इसके पीछे का रीजन है कल्चर्स। इंडिया के 8 क्लासिकल डांस में से 4 सिर्फ साउथ इंडिया के हैं। और इतने ज़्यादा डेवलपमेंट के बाद भी साउथ इंडिया अपने कल्चर की रूट्स को नहीं भूला। आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों में उनका कल्चर देख सकते हैं। यहाँ तक कि साउथ इंडिया के हर एक स्टेट की अपनी एक लैंग्वेज है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, केरल में मलयालम बोली जाती है, कर्नाटक में कन्नड़ा बोली जाती है और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। और इसलिए साउथ इंडियंस को डर है कि उनका कल्चर और लैंग्वेज खतरे में ना आ जाए। और इंडिया अलायंस के लीडर्स का कहना है कि जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे हैं, वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो ये बहुत गलत बात है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और आप किसी के भी डिसीजंस पर क्वेश्चन या ब्लेम नहीं कर सकते, स्पेशली ऑन इलेक्शंस। और अगर इनकी इस बात को मान भी लिया जाए तो बिहार में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है, राजस्थान में कुछ समय पहले इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट थी, झारखंड में भी इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट है और छत्तीसगढ़ में कुछ समय पहले इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट थी। मतलब जब तक इन स्टेट्स में इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट थी, यहाँ के लोग पढ़े लिखे और समझदार थे। और जैसे इलेक्शंस का रिजल्ट आया, यहाँ के लोग अनपढ़ और बेवकूफ़ बन गए। और पिछले कुछ सालों में बीजेपी की परफॉर्मेंस साउथ इंडियन स्टेट्स में भी बढ़ गई है। तो क्या वहाँ के लोग भी कम पढ़े लिखे हो गए? और साउथ इंडियन स्टेट्स जो नॉर्थ इंडिया की प्रेजेंट सिचुएशन को ब्लेम करते हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि उन स्टेट्स की ये कंडीशन वहाँ के लोगों की वजह से नहीं है, बल्कि उन पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से है जिन्होंने उन स्टेट्स की ये हालत की है। लैंड्स फॉर जॉब स्कीम, चारा घोटाला स्कीम, IRCTC स्कीम, और यही लोग इंडिया अलायंस में साउथ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बैठे हुए हैं। ये बहुत गलत बात है कि जहाँ के लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है उन स्टेट्स के लीडर ऐसी नफरत फैला रहे हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बताया जा सके कि कैसे पॉलिटिकल लीडर आपके वोट्स बदलने की कोशिश करते हैं। एज अ पीपल ऑफ कंट्री ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन पॉलिटिकल स्टेप्स को समझें और अपने अकॉर्डिंग ही डिसीजंस लें। और अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।